हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे आप सभी की पढ़ाई 100% अच्छे और शानदार होंगे। साथियों, अगर आप लोग डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को साइंस से आने वाले जितने भी प्रश्न है उन सभी गिने चुने प्रश्न को पूरे डिस्कस करके बताएंगे, जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा में 100% आ जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसा कि आप लोग एक सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे हम एक प्रश्न बताए हैं कि किस फल में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। तो सपोज दैट इसका आंसर हो गया संतरा, लेकिन संतरा में ही इसके संबंधित इससे रिलेटेड जो प्रश्न है उन सभी को यहाँ पे सीरीज में दिए हैं। ठीक है, आप लोग देखिए यहाँ पे संतरा फल में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। विटामिन सी या एस्कोर्बिक अम्ल मानव एवं पशु पक्षियों के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है। देखिए, विटामिन सी को एस्कोर्बिक अम्ल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, जो कि मानव एवं पक्षियों के लिए अत्यंत जरूरी है। इसकी कमी से मानव शरीर में एस्कोर्बी नामक रोग होता है। अब देखिए, अब आपको पूछ सकता है कि किस विटामिन की कमी से शरीर में एस्कोर्बी नामक रोग होता है। तो या तो आपको बोलेगा कि एस्कोर्बिक अम्ल, या फिर आपको रहेगा ऑप्शन में विटामिन सी। अगर आप लोग अम्ल से संबंधित उसमें ऑप्शन देगा तो एस्कोर्बिक अम्ल रहेगा। अगर विटामिन से संबंधित प्रश्न रहेगा, ठीक है, आंसर रहेगा ऑप्शन रहेगा, तो आपको वहाँ पे विटामिन सी डी ऐसे करके रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है आप सभी के लिए। ऐसे ऐसे बहुत ही प्रश्न बताएंगे, अच्छा प्रश्न बताएंगे जो आप सभी के लिए बहुत जरूरी। देखिए, यह विटामिन सभी खट्टे जो है रसदार फलों में पाया जाता है। देखिए, खट्टे रसदार फल जैसे आंवला हो गए, नारंगी हो गए, नींबू हो गए, संतरा हो गए, अंगूर हो गए, टमाटर हो गए। ठीक है, लेकिन टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन कुछ मात्रा में यहाँ पे दोस्तों विटामिन सी भी पाया जाता है। ठीक है, ये भी टमाटर भी खट्टे होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अंगूर में सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी है वो संतरा में पाया जाता है। ये अभी आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, एवं अमरूद, सेब, केला, बेर, बील, कटहल, सलगम, पुदीना, मूली के पत्ते और जो है मुनक्का, दूध, चुकंदर, चौलाई, बंदा गोभी, हरा धनिया और पालक विटामिन सी के अच्छे स्रोत है। ठीक, इसके अलावा दालें भी विटामिन सी का स्रोत होता है। तो देखिए, सभी चीज़ में कुछ न कुछ विटामिन सी का जो है अंश मौजूद रहता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अब अगर आप लोग ऐसे प्रश्न से अवगत होना चाहते हैं तो सबसे पहले इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं तो बिहार रिजल्ट टारगेट को जरूर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे क्यूज ऐसे प्रश्न का आपको कराएंगे जो कि आपकी डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की इस मुख्य सेशन को शुरू करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही जिसको ऐसे प्रश्न का पीडीएफ चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस प्रश्न में और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पे लेके आए हैं कि देखिए, रक्त अल्पता मतलब रक्त की कमी किसकी कमी से होता है शरीर में। ठीक है, अब देखिए, रक्त का जो अल्प है, जो रक्त के शरीर में जो घट जाता है, तो वो किसके कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि रक्त की अल्पता जो है विटामिन B12, और देखिए विटामिन B12 में जो है दोस्तों, विटामिन B12 में जो कोबाल्ट पाया जाता है। देखिए, आपको पूछेगा प्रश्न कि दोस्तों कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप सभी को याद रखिएगा कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया, हालांकि इसमें हम ऐसा नहीं दर्शाए हैं। हालांकि आपको जानकारी के लिए हम ऐसे भी कोई प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे जो कि आपकी एंट्रेंस परीक्षा में पूछे जाने वाले। साइंस में आपको जो है पूरे हम फ्रोटेदार बना देंगे। ठीक है, हमारे पीडीएफ लीजिएगा तो और आप लोग फ्रोटेदार बन जाइए। ठीक है, देखिए, विटामिन B12 में दोस्तों यहाँ पे जो कोबाल्ट पाए जाते हैं, और कोबाल्ट की कमी से अगर शरीर में कोबाल्ट नहीं रहेगा, विटामिन B12 नहीं रहेगा, तो उसके शरीर में रक्त की कमी आ जाएंगे, उसके शरीर पीला हो जाएंगे, इसका ये लक्षण है। ठीक है, देखिए, रक्त अल्पता विटामिन B12 की कमी से होता है। रक्त अल्पता का अर्थ है शरीर में खून की कमी होना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, पर्णाशी रक्त अल्पता एक प्रकार का रोग है जिसमें हमारा शरीर विटामिन B को पर्याप्त मात्रा में अवशोषित नहीं कर सकता है, जिसके वजह से लाल रक्त कोशिकाओं की कमी आ जाती है। शरीर में स्वस्थ रक्त कण बनाने के लिए फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। देखिए, शरीर में स्वस्थ लाल रक्त कण बनाने के लिए
फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। आपको पूछे सकता है प्रश्न कि दोस्तों शरीर में जो है स्वस्थ लाल रक्त कण बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता, किस एसिड की आवश्यकता होती है, तो आप लोग क्या देखिएगा, फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके लिए गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां जैसे मूंगफली, अंडे, कुकुरमत्ता जिसको हम लोग मशरूम बोलते हैं, ठीक है, मशरूम, मटर व फलियां, सलजम, अनानास आदि सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका विटामिन का स्रोत। ठीक है, चलिए आप लोग समझ हो गए होंगे, आई होप। ठीक है दोस्तों, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट भी कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, ऑप्शन है आप सभी का यहाँ पे, ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे देखिए, बेरी रोग, बिट्टास, धब्बे, स्कॉर्बी और लेंस एवं तंतु विकास। देखिए स्कॉर्बी आपको बोले थे कि स्कॉर्बी कम विटामिन सी की कमी से होता है, और बिहार जो दाग धब्बे जो होता है दोस्तों, ये सबसे पहले समझिए कि बिट्टस धब्बे ये एक नेत्र रोग है। ठीक है, बेरी रोग अलग है, लेकिन विटामिन ए की कमी से जो दोस्तों ये बेरी रोग जो है, जिसको हम लोग दोस्तों बिट्टस धब्बे बोलते हैं, ये आंख के लिए एक सफेद भाग में पाए जाने वाले धब्बे होता है। ठीक है, ये आंख में विटामिन ए आंख के लिए बहुत ही जरूरी पदार्थ है। ठीक है, बहुत ही जरूरी अवयव है आंख के लिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़िए। विटामिन ए की कमी से आंख के स्कैल्प के अंदर पाए जाने वाले जो दोस्तों कंजक्टिवा के ऊपर त्रिकोण या बिना आकार के धब्बे पड़ जाते हैं। इन धब्बों को जो दोस्तों बीट्रूट स्पॉट कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए आंख के लिए बहुत ही जरूरी होता है। यह विटामिन शरीर के अनेक अंगों जैसे त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़ा और हड्डी को समान रूप से बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन ए की कमी ज़्यादातर आंखें की बीमारियां होती है, जैसे रतौंधी, आंख के सफ़ेद हिस्से में धब्बे, और देखिए रक्त में कैल्शियम का स्तर बनाए रखने में भी विटामिन ए जो सहायक, और हड्डियों को मजबूत रखने, वैसे तो हड्डियों को मजबूत रखने कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। विटामिन ए के अच्छे स्रोत जैसे चुकंदर हो गए, गाजर हो गए, पनीर हो गए, दूध हो गए, टमाटर हो गए, हरी सब्जियां, और देखिए पीले रंग के फल, इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो जिससे शरीर में इसकी आपूर्ति करती है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न जो आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरिया कल्चर कैसे एकत्र किया जाता है। यूरिया कल्चर जो कैसे एकत्र किया जाता है, देखिए यूरिया कल्चर सबसे पहले चीज़ है कि पेशाब के सैंपल, शरीर में कितना प्रतिशत यूरिया है किसी भी प्राणी के शरीर में, ये पेशाब जो है प्रथम पेशाब सैंपल से प्राप्त किया जाता है। यूरिया कल्चर को प्रथम पेशाब सैंपल से किया जाता है। मानव शरीर के मूल तंत्र में होने वाले जो दोस्तों इन्फेक्शनों का पता लगाने के लिए देखिए शरीर में जो होता है सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, तो इसको जांच के लिए सबसे पहले उसकी पेशाब की जांच किया जाता है कि पेशाब में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये यूरिया कल्चर के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, परीक्षण किया जाता है। मूत्र परीक्षण में मुख्य रूप से प्रथम पेशाब सैंपल, ठीक है, फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल लिया जाता है, यानी सुबह के प्रथम बार जो पेशाब होता है वो लिया जाता है। इस परीक्षण में जीवाणुओं या ईस्ट का पता लग जाता है, जिसकी वजह से मूत्र तंत्र में परेशानी जो भी हुए उसका पता चल जाता है इसके माध्यम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। आप सब समझिए रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है। रक्त का चाप किससे नियंत्रित होता है, तो यहाँ पे देखिए पीत पिंड है। पीत पिंड क्या है, ये शरीर में जो पीत पिंड क्या है, शरीर में जो है सबसे पहले तो पाचन तंत्र को संतुलन बनाने में सहायक है। ठीक है, यहाँ से जो अम्ल निकलता है पाचन तंत्र के लिए, और देखिए ये अधिवृक्क ग्रंथि जो है, ठीक है, जिसको हम लोग बोमेन संपुट बोलते हैं। ठीक है, बोमेन संपुट इसका अधिवृक्क है, जिसको हम लोग बोमेन संपुट है। देखिए एड्रिनल ग्लैंड जो है ये जो है हार्ट में पाया जाता है। इससे रक्त की चाप जो है दोस्तों नियंत्रित होता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि सब ये सब अलग है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में आप लोग समझिए, अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में आप लोग पूरे डिटेल से समझिएगा। आपको यहाँ से बहुत ही शरीर में रक्त के संतुलन के लिए अधिवृक्क ग्रंथि बहुत ही जरूरी है। देखिए रक्तचाप अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है। अधिवृक्क ग्रंथि यानी अधिवृक्क ग्रंथि जो है कशेरुकी जीवों में पाए जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये एक जोड़ी ग्रंथियां प्रत्येक वृक्क के ऊपर स्थित होता है। ठीक है, वृक्क मतलब क्या, वृक्क एक उत्सर्जी अंग है। ठीक है, वृक्क एक उत्सर्जी अंग है। अब देखिए यह दोनों भागों में विभाजित होता है। बाहरी एड्रिनल को जो है दोस्तों अब कैटेंक्स तथा आंतरिक एड्रिनल को जो है मेड्यूसुला कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन स्रावित करना तथा रक्तचाप को नियंत्रित करना है। तो ये तनाव के समय में जो है ये जो रक्तचाप की जो संतुलन होता है, जैसे हार्ट अटैक सब से बचाया जाता है, तो इसके लिए जो दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि बहुत ही आवश्यक है। अधिवृक्क ग्रंथि शरीर के सोडियम के नियंत्रण के लिए जो दोस्तों एल्डोस्टेरोन तथा जो दोस्तों एपिनेफ्राइन नामक, ठीक है,
एल्डोस्टेरोन तथा जो दोस्तों एपिनेफ्राइन नामक एंड्रल नामक जो है हार्मोन उत्पन्न करती है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी चीज है कि अधिवीर्य ग्रंथियां शरीर में सोडियम के नियंत्रण के लिए, अब आपको पूछ सकते हैं प्रश्न कि दोस्तों शरीर में सोडियम के नियंत्रण के लिए कौन हार्मोन आवश्यक है। तो शरीर में सोडियम के नियंत्रण के लिए दोस्तों एल्डोस्टेरोन तथा जो दोस्तों एपिनेफ्राइन नामक हार्मोन बहुत ही जरूरी है। ये आपको याद रखना है, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और बहुत ही जल्दी आप लोग को पीडीएफ मिल जाएंगे। जो सब स्टूडेंट अभी थोड़ा जो है इसमें डिजाइनिंग बच गया बहुत पीडीएफ में, ठीक है, इसके कारण अब देखिए करती है जो हृदय पर अपना प्रभाव छोड़ती है। एड्रिनल ग्रंथियों के जो दोस्तों अल्प स्त्रावन विशेषतः एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन के जो अल्प स्रावन से होता है। सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होने से एडिशन नामक रोग होता है। अब देखिए शरीर में सोडियम के अधिक निकलने से कौन सा रोग होता है, एडिशन नामक। आपको बोलेगा एडिशन नामक रोग किस कारण से होता है, तो सोडियम का अधिक उत्सर्जन से। ऐसे ही प्रश्न रहेगा आपको बहुत ही अच्छा से। आप ये सब अगर याद कर लीजिएगा, ये सब अगर याद कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको 100% सभी प्रश्नों को आप लोग एग्जाम में सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग कहते हैं रेबीज रोग किसके काटने से होता है। तो रेबीज रोग समानता आप लोग याद कर लीजिए, ऑप्शन को मत देखिए। पागल कुत्ता जो होता है उसको काटने से रेबीज रोग होता है। इसकी जांच कैसे करेंगे कि आपको रेबीज रोग हो गया, इसके जांच की रेबीज रोग किसी पागल कुत्ते काटने से। रेबीज रोग एक विषाणु जनित रोग है। इसका संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। ठीक है, यह रेब्डोवायरस से होता है। रेबीज पागल कुत्ते या बंदर के काटने से भी हो सकता है। ठीक है, इसमें रोगी के प्रारंभ तेज बुखार आता है, सिर दर्द, उसके बाद अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए इसकी जांच के लिए रेबीज जांच के लिए जानवर ने काट लिया तो इसके 72 घंटे के अंदर भीतर अपना इलाज नहीं करवाया तो इसके बाद आपको कोई भी वैक्सीन काम नहीं करेगा। ठीक है, और इसके जांच के लिए उसके जो है ना, देखिए इसके जांच के लिए जल्दी हो सके तो 2 वैक्सीन या ARV के टीके लगाए आवश्यक लगे। बता दें कि तीनों नगर नियमों के अंतर्गत करीब 300 लोग कुत्ते काटने का शिकार होते हैं। ठीक है, समझिए, तो याद रखिए आप रेबीज कुत्ते पागल कुत्ते काटते सबसे पहले आपको वैक्सीन लेना चाहिए। सरकारी अस्पताल में ये अवेलेबल है। अंडाणु में प्रवेश करने से पहले शुक्राणु की तैयारियां को क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब अंडाणु में प्रवेश नहीं करता है तो उससे पहले शुक्राणु को क्या कहते हैं, तो इससे पहले शुक्राणु को दोस्तों कैपेसिटेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कैपेसिटेशन कहते हैं, ये आप लोग याद रखिए। कैपेसिटेशन कहते हैं जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश नहीं करता है। अंडाणु में प्रवेश करने से पहले शुक्राणु को कैपेसिटेशन कहते हैं, ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। कैपेसिटेशन कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा डिस्कशन जानिए। अंडाणु में प्रवेश करने से पहले शुक्राणु की तैयारियां को कैपेसिटेशन में कहते हैं। मैथुन के बाद पुरुष में शुक्राणु स्त्री की योनि एवं गर्भाशय में होते हुए गर्भाशयी नाल में शीघ्र ही पहुंच जाता है। जब सबसे पहले समझिए कि सेक्स उत्तेजित हार्मोन जो होता है, सबसे पहले सेक्स के क्रम में जो उत्तेजित हार्मोन निकलता है वो क्या करता है, शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करने के लिए जो है एक तरह का वो बल देता है। ठीक है, ताकि जो दोस्तों उत्तेजित होकर के वो अंडाणु में प्रवेश करे। ठीक है, तो इससे पहले की जो प्रक्रिया होती है, जब वो अंडाणु में नहीं मिलते हैं, जब वो रास्ते से जा रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन को हम लोग कैपेसिटेशन बोलते हैं। ठीक है, जब अंडाणु में प्रवेश नहीं करता है, मान के लिए योनि के रास्ते जब ये शुक्राणु यहाँ पे अंडाणु में जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, तो जहाँ पे ये रास्ता में अभी रास्ते में है, तो इस सिचुएशन में पहुंचने से पहले वाले सिचुएशन में इसको हम लोग कैपेसिटेशन बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपको बहुत ही जरूरी है याद रखना। परंतु ये अपनी मूल दशा में अंडक कोशिका निषेचन नहीं कर सकते। निषेचन योग होने के लिए इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं जिन्हें इसकी जो है सामर्थ्यधारिता कहते हैं। ठीक है, इसके परिवर्तन में लगभग 7 घंटे का समय लग जाते हैं। ठीक है, जब तक अंडाणु तक शुक्राणु नहीं पहुंचेगा तब तक क्या होगा कि निषेचन क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगा, तब तक जो है दोस्तों वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये 7 घंटे तक का इसको समय लगता है वहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, इसलिए ये समय में बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि पीत पिंड क्या है, जो कि अभी आप सभी को बताए थे कि पीत पिंड के बारे में दोस्तों, अभी आप सभी को इससे पहले हम बता रहे थे पीत पिंड के बारे में। वहाँ बहुत से देखिए ये पीत पिंड जो है यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये प्रोजेस्टेरोन क्या है। ठीक है दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये साबित करता है। पीत पिंड एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है। यह अल्प मात्रा में एस्ट्रोजेंस जो दोस्तों रिलैक्सिन आदि हार्मोन का भी दोस्तों श्रावण करती है।
ठीक है। यहाँ पे थोड़ा प्रोजेस्टन गर्भाशय में जो प्लेसेंटा के निर्माण तथा भ्रूण के आरोपण तथा गर्भ के जो दृढ़ता पूर्वक स्थापित हो जाने से संबंधित क्रियाओं का नियमन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे आज बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बता दिए, जो कि एक ही दो, हमको लगता है 10 प्रश्न ही बताए होंगे, लेकिन इससे संबंधित आपको यहाँ पे अभी 50 प्रश्न या 40 प्रश्न के समथिंग आपका क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक प्रश्न और बताते हैं थोड़ा डिटेल में, नहीं पीट पिंड कहाँ से विकसित होता है। तो पीट पिंड दोस्तों ग्राफियन या दोस्तों फोलिकल नलिका में विकसित होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ से आप सभी का आज क्लास एंड करते हैं, और कल जिसको PDF चाहिए टेलीग्राम पे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे व्हाट्सएप नंबर मैसेज कीजिए, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसको बुक लेना है DLED का, वो सभी जो है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनसे भी आप परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।